एक बार फिर स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। ब्रेक से पहले अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी की हम बात कर रहे थे, क्या भविष्य बचा है इस पार्टी का, क्योंकि उन्होंने कहा भाजपा को हमसे ही खतरा है और आगे देश जो है हम ही को चलाना है, इसलिए ये लोग हमको खत्म कर देना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा मैं 10 गारंटी दे रहा हूं इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन मैंने अभी गठबंधन साथियों से बात नहीं की है, लेकिन वो ओके होंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी उस पर, तो वो मैं आपको बता नहीं पाया था तब। अब उसमें गारंटियों में यही है, इतनी नौकरी देंगे, हर घर में पानी पहुंचा देंगे, सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे, 24 घंटा बिजली दे देंगे, इस किस्म की बातें। लेकिन उसमें एक बात बड़ी मजेदार है, मतलब गंभीर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे तो वो मजेदार लग रही है। उन्होंने कहा हम सत्ता में आए तो पीओके वापस लाएंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम वापस लेकर के भारत में मिलाएंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो। चलिए, कोई पीओके की बात बीजेपी के अलावा करने तो लगा। अब उन्होंने लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ऐलान कर दिया है कि भाई पीओके तो आ ही जाएगा, हमारी सरकार एक बार आने दीजिए। बहरहाल आइए जरा मोदी जी की गारंटियों की बात कर ले। जी सर हाँ, एक कहावत है, देहाती कहावत है, टांग उठता नहीं है और हाथी चढ़ने की घोषणा कर रहे, वही स्थिति केजरीवाल की है। ठीक है, इसमें दूसरा मसला है। हाँ। अब अगर पीओके ही वापस लाना है, हनुमान जी के भक्त को ही लाना है, तो भारतीय जनता पार्टी तो राम भक्त, शिव भक्त, कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त, देवी भक्त, महाकाल भक्त, कोई भी ऐसा भक्ति बची नहीं जो न किया हो। तो क्यों डुप्लीकेट को ले आएंगे? भाई अमिताभ बच्चन अगर है उपलब्ध तो राजू श्रीवास्तव काहे को ले आएगा आदमी? आप केजरीवाल जी को राजू श्रीवास्तव कह रहे हैं, मोदी जी को अमिताभ बच्चन कहा, चलिए ठीक है। उस अंदाज में तो राजू श्रीवास्तव हाथ से ही तो कर रहे हैं ना, नकल कर रहे हैं ना मोदी जी की। तो अमिताभ बच्चन असली अमिताभ बच्चन नहीं, वो मानते हैं मोदी जी मेरी नकल कर रहे हैं। गारंटी मैंने भी शुरू की थी, अब सब गारंटी भाई वो तो राजू श्रीवास्तव भी कह सकता है कि हमारी सब नकल। सौरभ जी, कल अमित शाह जी ने घोषणा की कि सरकार बनेगी तो हम पीओके को वापस लाएंगे। कल अमित शाह जी का यह बयान है, कल का। आज उनका और भाजपा ही लगातार कहती है, लगातार भारतीय जनता। आपके आज की अदालत में हाँ, राजनाथ जी ने क्या कहा था? अपने आप आ जाएगा, आप देखते रहिए। हाँ। यानी कि हम काम कर रहे हैं उस पर। आपको ध्यान में होगा कर रहे हैं, वो लोग अपने आप आना चाहते हैं, मिल जाएगा। हाँ, अपने आप आ जाएगा। वो सारी चीजें इस प्रकार से कर रहे हैं कि वो अपने आप आ जाएगा। चलिए, चिंता मत। लेकिन चलिए, अच्छा ये लगा कि कोई पार्टी ने और किसी पार्टी ने खुल के ये दावा तो किया। नहीं, विकल्प नहीं है ना उनके पास। आप समझिए इस बात को, उनके साथ ये बड़ा खतरा है कि जिस तरह से अभी तक वो हिंदू मुस्लिम वोट बैंक को साध कर शाहीन बाग सीए करके, ये सारे लोग तो विरोध करने वाले थे ना। अब उन सारे लोगों को पता है कि इस सरकार ने तो सब कुछ करके दिखा दिया। राहुल गांधी भी कहते थे सीए लागू नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं लागू देंगे। 1924 आ गया, वो तो लागू भी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया, तभी आप तीर्थ यात्रा पर लोगों को राम मंदिर भेज पाए। तो इसलिए इनकी भूमिका सिर्फ इतनी है। और मैं तो कह रहा हूं ये तो डुप्लीकेट रास्ते पर चल रहे हैं, तो डुप्लीकेट को कौन पसंद करेगा? कितनी देर हंसेगा भाई? सर मेरा ये डुप्लीकेट में कितनी देर आपको हंसी आती है केजरीवाल बोलते हैं? मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, इतनी ही देर की होती है भूमिका। डुप्लीकेट की भूमिका क्या होती है? आज जैसे हमने सुना कि कांग्रेस के नेता को, मेरा कहना है केजरीवाल 10 गारंटी दे रहे हैं, तो केजरीवाल पहले 10 साल पहले उन्होंने जो गारंटी दी थी कि मैं वैगनआर गाड़ी में घूमूंगा, बड़ा मकान सरकारी नहीं लूंगा, आरोप लगते ही हम इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी के अंदर एक इंटरनल लोकपाल होगा। एडमिरल रामदास को उन्होंने लोकपाल बनाया था। अपनी पार्टी अपने हाथ से खत्म कर लिया। अरे नहीं, आपने जो गारंटी दी थी 10 साल पहले, उस गारंटी का क्या हुआ? उसका हिसाब खत्म हो जाएगी। आज वो प्रधानमंत्री मोदी से गारंटी का हिसाब मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहले अपनी गारंटी का हिसाब आरोप लगता है इस्तीफा देना तो पार्टी खत्म करना ही है ना। केजरीवाल जी को आज एडमिरल रामदास को क्यों हटाया जाता है? कम से कम आदमी अपने बेटे का तो होता है। जो आदमी बेटे की सौगंध खाता हो और कहता हो कि हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएं, वो आदमी सत्ता के लिए पुरानी बात हो गई सर। पुरानी बात नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू मान्यताओं में कम से कम अपने बेटे, माँ, अपने परिवार पर इस ढंग का लोग शपथ नहीं खाता है, और खाता है तो कम से कम इसका सुनिश्चित करता है कि वो व्रत कम से कम टूटे नहीं। चलिए, इसके अतिरिक्त अब जरा मोदी जी की गारंटी सुनवा देता हूं। बंगाल में 5 गारंटी नरेंद्र मोदी ने दी है, सुनिए। इसके अलावा उन्होंने और दो बड़ी बातें कही। उन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू 2 दर्जे का नागरिक है, और हम नारा देते हैं हर घर जल। ममता बनर्जी नारा देती है हर घर बम। आपको सुना रहा हूं नरेंद्र मोदी की बात। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। मोदी कहता है हर घर जल। मोदी क्या कहता है? हर घर जल। मोदी क्या कहता है? आप जरा बोलिए, मोदी क्या कहता है? मोदी क्या कहता है? और टीएमसी कहती है हर घर बम। मोदी कहता है हर घर जल और टीएमसी कहती है हर घर बम। आपने मोदी जी की गारंटियां सुन ली। अच्छा, बंगाल में बोल रहे थे तो बहुत सारी बातें वो बंगाल के लिए ही बोल रहे थे। अब और ये कहना कि हम कहते हैं हर घर जल, टीएमसी कहती है हर घर बम। ये बात तो सही है, बम तो बहुत मिलते हैं वहां पर। ऐसा लगता है कॉटेज इंडस्ट्री लगी हुई है बंगाल में बम की। जहां तहां देखिए घर के अंदर बम फटते भी हैं, मिलते भी हैं। अभी एनआईए की जांच होने, एनआईए वाले जांच करने पहुंच गए थे, एनआईए वालों के ऊपर ही शायद मुकदमा कर दिया गया, वहां तो ये सब चलता है। बहरहाल अब जो वो गारंटी दे रहे हैं राहुल जी, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन जारी रहेगा। अब ये दोनों बातें जो है मतलब उन्होंने इस चुनाव में कही जा रही हैं, लेकिन कहने की कोई बात थी नहीं। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में सोच समझ के उन्होंने ये बात कही है। जैसे मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि 5 राज्य ऐसे हैं देश में जहाँ पे मुस्लिम समुदाय को एज अ होल जो है आरक्षण प्राप्त है। कहाँ? देखिए, तमिलनाडु, केरल, उसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बट नॉट फॉर बीइंग मुस्लिम, उनको ओबीसी में मिलता होगा। नहीं, ऐसा है ना। देखिए, मैं अलग अलग आपको बताता हूँ। क्या है कि मुस्लिम समाज जो है ना, उनको पूरे को ओबीसी में अगर आप डाल देंगे, जैसा कि कर्नाटक में जिसके कारण विरोध हो रहा है, तो आपको पूरा आरक्षण मिल जाता है। ऐसे 5 राज्य हैं, सबको पूरे सारे मुस्लिम पूरे को समुदाय को डाल डाला दिया हुआ हुआ है है और इसमें इसके कारण आरक्षण। अब पश्चिम बंगाल और बड़ा बाकी पिछड़ा मुसलमान सब। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या है, 3 राज्य ऐसे भी हैं, 3-4, जहां पे 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो उनमें पिछड़ा वर्ग है मुसलमानों को, उनको उठा के ओबीसी में डाला गया, जिसमें बिहार है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। तो ये पश्चिम बंगाल में जब उन्होंने ये कहा है तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को वो एड्रेस कर रहे हैं कि भाई तो बिहार में दे रहे हैं तो बिहार में हटवाएं फिर बीजेपी। ये तो उनके ऊपर है, करना चाहिए। अगर ये मुद्दा है, अगर बिहार में पिछड़े मुसलमानों को मिलता है पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी में डाल के आरक्षण मिलता है, तो कर्नाटक में भी आप यही आरोप लगा रहे हैं ना? कर्नाटक में दूसरा आरोप है। कर्नाटक में यह आरोप है कि सिर्फ पिछड़ा वर्ग नहीं है, उन्होंने एज ए होल सारी जातियों को पिछड़ा बनाकर मुसलमानों को पूरा डाल। अरे फिर उन्होंने कहा राम की पूजा से कोई नहीं रोक सकता। ये भी मुझे लग रहा है पश्चिम बंगाल स्पेसिफिक है। बिल्कुल स्पेसिफिक है। रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, उसमें पत्थरबाजी हो जाती है, बिल्कुल स्पेसिफिक है। और जिस तरह का चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बड़ा पोलराइज चुनाव वहां पे हो रहा है। और वहां पे ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही है, वो मुस्लिम राजनीति, मुस्लिम और सीए कानून कोई रद्द नहीं कर सकता। समीर जी, ये भी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा सीए है। बिल्कुल। और देखिए, अमित शाह तो बार बार बोल चुके थे। अमित शाह जी भी पश्चिम बंगाल गए थे 15 दिन पहले, 1 महीने पहले गए थे, तब भी उन्होंने कहा था। जब वो किशनगंज में गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि सीए किसी हालत में कोई रद्द नहीं कर सकता और हर हाल में लागू होकर रहेगा। लेकिन सीए का डिविडेंड बीजेपी को अभी तक मिल रहा है क्या? नहीं, लेकिन अब मुझे 5 साल हो गए। ये सीए का डिविडेंड तो बीजेपी लेने के लिए कोशिश तो करेगी ना सर। बीजेपी
बीजेपी लेकर आई है और बीजेपी बताना चाहती है कि भाई सीए का फायदा क्या है। यह बात दूसरी है कि ममता बनर्जी और विपक्ष बताने की कोशिश कर रहा है कि सीए के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भूमिका बना रही है। सीए के रूल्स NRC फ्रेम हो लाने गए, की पहली रूल्स फ्रेम होने के बाद सीए एक्शन में आ चुका है, मतलब नागरिकताएं मिलनी शुरू हो चुकी हैं। नहीं, आवेदन करना पड़ेगा ना इसके अंदर, लोग आवेदन करेंगे उसके बाद ही मिलेगी। लेकिन अभी जिस हिसाब से सरकार को लग रहा था कि आवेदन हो चुकी है, उस हिसाब से नहीं हो रहा, उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। नहीं, बंगाल में फायदा लेना है तो फिर देनी पड़ेगी नागरिकता ना, बहुत से लोगों को, लाखों लोगों को देनी पड़ेगी। मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज से 1.5 महीने पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। अच्छा। लोग जो है नागरिकता कानून का फायदा भी उठाना शुरू कर चुके हैं। तो इससे तो भाजपा को बड़ा फायदा मिलना चाहिए बंगाल में, देखिए भारतीय क्योंकि जनता कांग्रेस कह रही है हम हटाएंगे। देखिए बंगाल ही नहीं, आसाम में भी इसका फायदा मिलेगा। और वहां पर आसाम के लिए थोड़ी सी एक दिक्कत यह आ रही थी कि बंगाली जो हिंदू हैं उनको भी बरगलाया जा रहा था कि आपके खिलाफ भी चला जाएगा। तो वो उसको हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत साफ कर दिया है। वो मियाँ कह करके हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत बांग्लादेशी मुसलमानों को मियाँ कहते हैं। बहुत क्लैरिटी दे दी है कि ये जो है वो बांग्लादेशी मियाँओं के लिए है और उनका हमको वोट मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक ढंग से वो वहां पर पोलराइजेशन हो चुका है। देखिए अभी जो एक ऐड कर दूं, जो मैंने बात सुना नहीं पाया, बंगाल में हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है कहा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं कल भी एक बंगाल के मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, थोड़ा अतिशोक्ति है, मतलब रेटरिक लगता है। देखिए मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जब ताजिया निकलता है तब तो इस प्रकार के हल्ले हंगामा नहीं होते, लेकिन जब राम मंदिर रामनवमी का जुलूस निकलता है तो आपको पता करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। सरकार कहती है कि भाई इस रास्ते से आप न जाओ। किसी ने सोचा था कि बंगाल विभाजन के बावजूद भी इस प्रकार की चीजें आएंगी, इस प्रकार की सोच वहां पर? तो सर टीएमसी भी रामनवमी के जुलूस निकालने लगी है, हनुमान जयंती मनाने लगी है। वो तो उनकी अब मजबूरी बन गई है, क्योंकि वो उसमें उनको पता है कि हिंदू अवेयरनेस जो है पिछले 5 साल में बहुत बढ़ गया है। और एक समय है जिसको हम कहते हैं इनएलास्टिक हो जाना, उससे ज्यादा आप नहीं खींच सकते थे, जितना आपको खींचना था खींच लिए। आखिर बंगाल में टीएमसी 33% से अपना चुनाव लड़ती है, मुस्लिम वो वोट बैंक से। बिल्कुल ठीक है, वो 33% तो उसके पास एक सर ब्रेक पर जाना पड़ेगा। मैं जरा हर्षवर्धन जी की राय में ले लूं। बंगाल में जो कुछ उन्होंने कहा है, जो गारंटियां दी हैं, कहा हर घर बम इनका नारा है, ये रेजोनेट करने वाली बातें हैं बंगाल के वोटर के मन में। देखिए पश्चिम बंगाल अगर कोई भी वहाँ जाए और देखे, वैसे तो किसी भी जगह पे आप कहेंगे तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय हैं, वो तो एक तरह से बंगाली ब्राह्मण हुई। अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं, सरकार तो वही चला रहे हैं। लेकिन कलकत्ता उतरिए, हावड़ा उतरिए, आप स्टेशन पे हवाई अड्डे पे उतरिए और जरा किसी से पूछिए कि इस शहर में चलती किसकी, तो नाम बताएगा फिरहाद हकीम। बॉबी हकीम, फिरहाद, हाँ बॉबी नाम से बुलाते, फिरहाद हकीम। और जब आप कारोबारियों से बात करेंगे तो एक बड़े कारोबारी ने कोलकाता के, मुझे 2 महीने पहले गया था, तो वहां उन्होंने बताया कि यहां जो लोग फिरहाद हकीम को समर्थन भी करते थे, वो भी जब किसी अगर मुस्लिम कारोबारी से कोई मामला फंस गया तो फिर आपको कोई बचाने की स्थिति में नहीं, फिर जो शर्त होगी उन्हीं शर्तों पर आपको काम करना हो। और बाकायदा फिरहाद हकीम इसको कह चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि यहां जो चीजें चलेंगी वो तो हम लोगों के हिसाब से ही चलेंगी। और पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, वो कोई छिपी हुई बात नहीं। अब चलिए वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो मेयर है, वो सरकार में है, तो चलिए शेख शाहजहां का नाम लीजिए। एक शेख शाहजहां वो तय करता है कि पार्टी खत्म हो जाए, पार्टी के ऊपर महिलाओं के साथ जिस तरह के घृणित कर्म करने का आरोप है वो आरोप लगता रहे, और उसको ममता बनर्जी विधानसभा में बचाने की कोशिश करती हैं। कहती हैं कि जो महिलाएं मुंह बांध कर, मुंह पे कपड़ा लगाकर प्रदर्शन कर रही हैं, हम उन सबको सबक सिखाएंगे। जी। अब ये दोनों नाम सुनने के बाद क्या आपको और बहुत कुछ रह जाता है? फिर जब वो बम की बात करते हैं, यूपी बिहार में खत्म हो गया, लेकिन आज भी बंगाल में बम फूटेगा, बम मारा जाएगा, पोलिंग बूथ के बगल में बमबाजी होगी, किसी घर में बम उड़ जाएगा, कोई बता देगा कि टीएमसी कार्यालय में क्या क्या होता है। अब इन तीनों चारों चीजों को जोड़ लीजिए
और उसके बाद प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि हर घर जल हर घर बम, वो पश्चिम बंगाल के लोगों को साफ साफ उसका धमाका सुनाई दे रहा है। चलिए अब देखिए बंगाल में जो है कितना असर इन बातों का प्रधानमंत्री का रहता है चुनाव में। कल भी वहां पर बंगाल में कई सीटों पर चुनाव होना है। 8 सीटें पश्चिम बंगाल की कल जा रही हैं। कल आपको बता दूं चौथे चरण का मतदान है 96 सीटों पर 10 राज्यों में।